गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है लीवरेज। ठीक है, इसी को हम किसी बुक में इस टॉपिक का नाम बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क भी दे रखा है। ठीक है, क्या बिजनेस रिस्क है, क्या फाइनेंशियल रिस्क है, इसको पहले समझेंगे, फिर इसके कंसेप्ट को समझेंगे एंड देन हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस ये है कि भाई आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। सपोज करिए ये सेल है, सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट कम कर दी तो क्या है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब जब आप फिक्स कॉस्ट कम करेंगे तो ये आएगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसको देखें तो हायर द फिक्स कॉस्ट लोअर इज ईबीआईटी। तो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है वो किसने ग्रिप कर दिया है, फिक्स कॉस्ट ने ग्रिप कर दिया है। फिक्स कॉस्ट अगर कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। क्लियर है? तो ये जो है, दिस फैक्टर बेसिकली कंट्रोल द प्रॉफिटेबिलिटी। और ये फिक्स कॉस्ट ही है जो आपकी एक तरह से बिजनेस रिस्क है। ठीक है, चलिए अब इसमें से जब आप इंटरेस्ट कम करते हैं तो ये बचता है हमारा पीबीटी। फिर इस पे से आप टैक्स माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा पीएटी। फिर इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये आएगा पीएटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, फिर इससे जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी ईपीएस निकल आती है। सही है। अब इसमें आप इस पूरे स्टेटमेंट में जो हमने किया है, एक ये एरिया है जो प्रॉफिटेबिलिटी को होल्ड कर रहा है और दूसरा ये है, दिस इज बेसिकली हायर द इंटरेस्ट लोअर इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है ना। तो ये जो दो पोर्शंस हैं, ये पोर्शंस फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, यही आपकी लीवरेज है जो बेसिकली प्रॉफिट को लीवर करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता है ऑपरेटिंग लीवरेज, और ईवीआईटी से ईवीटी तक जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, मैंने थोड़ा चार्ट से समझाने की कोशिश की है, अभी और थोड़ा सा बुक से समझते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। अब पढ़ने में थोड़ा समझ में आएगा। पढ़िए। अ फर्म कैन फाइनेंस इट्स ऑपरेशन थ्रू कॉमन एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर with retaining or with debt. Usually a firm uses a combination of these financing. Capital structure
refers to the firm's debt to equity ratio, which provide insight how risky a company is. ओके, चलिए बिजनेस रिस्क पढ़ते हैं. Risk facing the common shareholder of two types, namely business risk and financial risk. Therefore, risk faced by the shareholder is a function of these two risk. ओके, बिजनेस रिस्क को हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं और फाइनेंशियल रिस्क को हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं. सो बिजनेस रिस्क, इट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशन. बिजनेस रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर इनकम. हाउ वेल कैन द ऑपरेटिंग इनकम बी प्रेडिक्टेड. सो बिजनेस रिस्क क्या कहता है? अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर EBIT. और ये अनसर्टेनिटी क्यों है? यह है ड्यू टू फिक्स कॉस्ट. क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में फिक्स कॉस्ट आएगी तो इसका मतलब है कि अगर वो उसने कंट्रीब्यूशन भी अर्न किया तो भी उसे कंफर्म नहीं है कि उसको प्रॉफिट होगा अगर हायर फिक्स कॉस्ट है. क्लियर में? ओके, तो आप देख लीजिए, लो रिस्क में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और हाई रिस्क में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है. अब हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें. फाइनेंशियल रिस्क क्या है? इट रिफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म्स स्टेक होल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ डेब्ट यूज. एज अ रिजल्ट ऑफ डेब्ट यूज. जहाँ डेट आया तो आपने इंटरेस्ट दिया. सो द एडिशनल रिस्क अ शेयर होल्डर बियर्स व्हेन अ कंपनी यूजेज debt in addition to equity financing. So company that use more debt would be highly higher financial risk. क्योंकि जिस कंपनी में ज़्यादा डेट्स होगा उसकी हायर फाइनेंशियल रिस्क होगी क्योंकि उसमें हायर इंटरेस्ट होगा. क्लियर है ना? ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवरेज. लीवरेज होता क्या है? चलिए. So leverage refers to the ability of a firm in employing long-term fund having a fixed cost to enhance the return to the owner. Leverage means ability of the firm, जो कंपनी की एबिलिटी जिससे कि वो लॉन्ग टर्म फंड्स को एम्प्लॉय करके कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे. In other words, leverage is the amount of debt that a firm uses to finance its assets. A firm with lot of debts is said to be highly leveraged. क्लियर है ना? जिसमें ज़्यादा डेट्स हैं वो ज़्यादा लीवर्ड है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांसेस हैं. इसीलिए हम डेब्ट इक्विटी का जो रेशियो बनाते हैं वो 2:1 बनाते हैं. अगर वो 2:1 की जगह 10:1 हो जाए तो इसका मतलब है इक्विटी तो ₹1, डेट्स पड़ा है ₹10. ऐसी कंपनी में फिर इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाते. ओके, द टर्म लीवरेज इज जनरली रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटररिलेटेड वेरिएबल इन फाइनेंशियल एनालिसिस. इट रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर द अदर. ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसमें सबसे अच्छा लैंग्वेज देखूं तो ये है leverage is the amount of debt that a firm uses to finance its assets. क्लियर है ना? चलिए, लीवरेज दो तरीके के होते हैं. एक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज. और इन दोनों का कंबाइंड होता है, वो होता है आपका कंबाइंड लीवरेज. तो अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट से तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड EBIT. ठीक है ना? सो लेट ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT.
ठीक है जी। एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, दैट इज डेल्टा EBIT अपॉन EBIT अपॉन डेल्टा सेल, ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है। सो इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन 1, it means operating leverage exists. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, EBIT कम है, और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, EBIT कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट है। बड़ा सिंपल रिलेशनशिप है, ठीक है। हायर इज द DOL मीन्स हायर इज द ऑपरेटिंग लीवरेज। जितना ज़्यादा DOL उतना ज़्यादा ही ऑपरेटिंग लीवरेज है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन आती है। अगली ऑब्जर्वेशन देखें, पॉजिटिव DOL और ऑपरेटिंग लेवरेज means firm is operating above break even point. And negative degree of operating leverage or operating leverage when funds is operating बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि भाई आपका ब्रेक इवन के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं कि ब्रेक इवन के नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फाइनेंस लीवरेज की बात करेंगे। सो फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्ट करता है आपका EBIT और EBT के बीच में। सो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू होता है EBIT अपॉन EBT, ठीक है ना। And degree of financial leverage means percentage change in EPS अपॉन परसेंटेज चेंज है, डेल्टा चेंज नहीं है, परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, that is delta EPS upon EPS upon delta EBIT upon EBIT, सही है। So if DFL is more than 1, financial leverage
exist. Number 2, positive DFL means firm is operating above break-even point, and negative ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। समझ गया? ये फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद तीसरा कंसेप्ट आता है वो होता है आपका कंबाइंड लीवरेज। So combined leverage is equal to operating leverage multiply financial leverage. That is contribution upon EBIT into EBIT अपॉन EBT। ये कट जाएगा, सो बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। सही है? नाउ डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज DCL is equal to DOL into DFL. Percentage change in EBIT in sale into percentage change in EPS upon percentage change in EBIT। ये कट जाएगा, सो बचेगा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये आपका कंबाइंड लेवरेज। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने समझे हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं और इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद थोड़ी एक दो पॉइंट और हैं जो थ्योरी में मैं समझाना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ना आप लोगों के लिए थोड़ा इजी नहीं होगा। चलिए, ये तो अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, पहले मैं थोड़ा सा ये थ्योरी पढ़ा दूं, ये 2 पॉइंट्स। इसके बाद फिर हम लोग इनकी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। सो 6.3.9 जो है, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज एज अ ट्रेड ऑन इक्विटी। पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज इंडिकेट द यूज ऑफ फंड विथ फिक्स कॉस्ट लाइक लॉन्ग टर्म डेट्स and preference share capital along with equity share capital, which is known as trade on equity. The basic aim of financial leverage is to increase the earning available to equity shareholder using fixed cost fund. जो फाइनेंशियल लीवरेज होने का मतलब क्या है?
फाइनेंशियल लीवरेज होने का मतलब है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग यूज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करके. A firm is known to have a positive leverage when its earnings are more than the cost of debts. If earning is equal to or less than the cost of debt, then it will be a unfavorable leverage. When the quantity of fixed cost fund is relatively high in comparison to equity capital, it is said that firm is on trade on equity. So ये इन्होंने इसमें समझाया कि फाइनेंशियल लीवरेज ट्रेड ऑन इक्विटी कब बनता है. ठीक है, मैं ये पॉइंट इसलिए भी समझा रहा हूँ कि कभी कभी ये शॉर्ट नोट में आ जाएगा आपके. ठीक है, तो इस पॉइंट को देखें क्या लिखा है हमने. फाइनेंशियल लीवरेज एज ट्रेड ऑन इक्विटी व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज रिलेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल, इट इज सेड दैट फर्म इज ऑन ट्रेड ऑन इक्विटी. मतलब वो इक्विटी को बेच के या इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हैं. नाउ सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल लीवरेज एज अ डबल एज सोर्ड. फाइनेंशियल लीवरेज दो धारी तलवार है. क्या मतलब है कि ज़्यादा अगर आपने इंटरेस्ट डाल दिया तो कंपनी ख़त्म कर दोगे आप. मतलब ज़्यादा यूजेस आपने लॉन्ग टर्म फंड्स के डाल दिए तो आपके पास फिर कंपनी में इक्विटी नहीं रहेगी और इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे. ऑन वन एंड व्हेन कॉस्ट ऑफ फिक्स फंड इज लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लीवरेज will help to increase return on equity. The firm will also benefit from the saving of tax on interest. However, when cost of debts will be more than the return, it will affect return of equity unfavorably, and as a result, it can be under financial distress. This is why financial leverage is known as double-edged sword. मतलब दो धारी तलवार है. दो धारी तलवार क्यों? सपोज कर लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो 30% के टैक्स से पोस्ट टैक्स कॉस्ट आती है 7%, और आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 11% है. तो आप 7% लगा के 11% अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन जैसे जैसे आप अपनी कंपनी को लीवरेज करते जाएंगे, डेट बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी रेटिंग कम होगी. रेटिंग कम होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इसमें एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़ता है, जिसमें आप एक प्रॉपर यूजेस ऑफ डेब्ट्स को रखें. ठीक है, चले फ्रेंड्स, अब हम ये रिलेशनशिप लिख लेते हैं. वैसे तो बुक में लिखी हुई है, बट हम लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. सो ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए लिखें पहला है नो फिक्स कॉस्ट. कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है. नो ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है ना. दूसरा हायर फिक्स कॉस्ट, ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है तो ये क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा होगा और हायर दी ऑपरेटिंग लीवरेज. हायर देन द ब्रेक इवन पॉइंट मैंने लिख दिया है. अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट है, ये इसको ऐसे नहीं लिखें. पॉजिटिव है तो ये ऑपरेट कर रहे हैं हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट से, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है बिलो ब्रेक इवन पॉइंट हम ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम फाइनेंशियल लीवरेज को भी स्टडी कर सकते हैं.
नो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, नो लीवरेज, हायर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, हायर फाइनेंशियल लीवरेज। पॉजिटिव है, इसका मतलब है एबिटा इज हायर देन ब्रेक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर नेगेटिव है तो एबिटा इज लेसर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक यहाँ पर इन्होंने इफेक्ट दिए हैं ईपीएस पर, व्हेन आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट, मतलब मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट मेरी कम है, तो फेवरेबल है, कंपनी बेनिफिशियल है। उल्टा है तो अनफेवरेबल है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए पढ़ें इसको। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, उनसे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज आपने समझा। दीज आर बेसिकली बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेट करने की जो रिस्क है वो बिजनेस रिस्क है, और ऑपरेट करने की रिस्क कब आएगी, जब आपके P&L या आपकी कंपनी में फिक्स कॉस्ट होगी। आपने सेल करके प्रॉफिट कमा भी लिया, लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो भी आपका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली वो फिक्स कॉस्ट आपकी प्रॉफिट को गियर कर रही है, लीवर कर रही है, इसलिए इसे लीवरेज बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। चलिए, अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 शर्ट्स, द सेलिंग प्राइस इज 500, वेरिएबल कॉस्ट इज 200, फिक्स कॉस्ट इज 25 lakhs, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, सुना, हम बनाते हैं। सेल कितनी है, 50 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20 lakhs। सो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 30 lakhs। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 25 lakhs। तो EBIT कितना है, EBIT आपके पास मात्र 5 लाख। 30 लाख रुपए का प्रॉफिट करने के बावजूद भी आपके पास मात्र 5 लाख रुपए बच रहा है। सो ऑपरेटिंग लीवरेज, अब समझ आ रहा होगा आपको। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 30 lakhs अपॉन दैट इज 6 टाइम। ठीक है। अब क्वेश्चन में दूसरा पढ़िए। इन्होंने बताया इफ सेल्स आर अप बाय 60%, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन EBIT। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गिवन है परसेंटेज चेंज इन सेल, ये कितना है, 10%। वी नो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 6 है, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन 10। सो EBIT की जो परसेंटेज चेंज होगी वो 60% हो जाएगी। प्रूफ करके दिखाऊं, चलो ये कर दो 55 लाख, दस % बढ़ा दी, तो ये कितना हो जाएगा, 22 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 33 लाख। तो ये कितना है, 25 लाख।
तो ये कितना है 8 लाख। तो अब गौर से देखो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट चेंज हो रहा है, 60% चेंज हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज किया हमने, मात्र 10% चेंज किया। यही है, क्योंकि सेल और EBIT का रिलेशनशिप यहाँ से निकल आया। सही है, यहाँ से यहाँ तक कंट्रीब्यूशन में मात्र 10% का ही चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज में आपका सेल और कंट्रीब्यूशन का सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों तीनों वेरिएबल आइटम्स हैं। ठीक है, चलिए एक अब फाइनेंशियल लीवरेज का क्वेश्चन करते हैं और फिर एक हम कंबाइंड लीवरेज का करेंगे। या एक क्वेश्चन करते हैं जो सभी तरीके की कैलकुलेशन करे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये करते हैं, इसमें सारे लीवरेजेस आ जाएंगे। चलिए पढ़े एक बार क्वेश्चन को पूरा। फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। कंपनी ने 10 लाख का लोन ले रखा है, 10 लाख की कैपिटल है। चलिए पहले हम एक स्टेटमेंट बना लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 50%। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है, देखो कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 10 लाख। तो EBIT आएगा हमारा 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट 10 लाख पे 10% से हम देंगे 1 लाख रुपए, तो EBT हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, टैक्स कितने परसेंट है नहीं दिया, एज्यूम कर लेते हैं हम, टैक्स 50% हमने एज्यूम कर लिया है। तो ये हमारा PAT हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, 10 लाख की शेयर कैपिटल है, 100 रुपये के, यानी कि 10,000। सो EPS हमारी आ गई कितनी, 5 रुपीज़। अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसी से हमारी कैलकुलेशंस निकल आएगी। नंबर 1, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 12 लाख अपॉन 2 लाख, दैट इज 6 टाइम्स। फाइनेंस लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT 2 टाइम। ठीक है जी। कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज 6 इंटू 2 12 टाइम। और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तब भी आपका 12 टाइम ही आएगा। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी 50,000, 10 लाख, 5%। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ सेल इंक्रीज बाई 6 लाख रुपीज, ठीक है, सेल इंक्रीज बाई 6 लाख रुपीज, व्हाट विल बी द न्यू EBIT। तो लिखते हैं सेल इंक्रीज हो रही है बाय 6 लाख, दैट इज परसेंटेज चेंज इन सेल कितना आया, 6 लाख अपॉन 24 lakhs, 25%, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन सेल हो गया 25%। सो हम जानते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू परसेंटेज चेंज इन 6 into 25%, दैट इज 150%। तो अगर आप 25% की सेल चेंज करते हैं तो आपका EBIT 150% से चेंज होगा। प्रूफ करके दिखाऊं, ये कितना है 30 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख, तो ये कितना होगा 15 लाख, ये है हमारा 10 लाख, ये कितना हो जाएगा 5 लाख। तो देखो गौर से, इससे यहाँ पे कितने परसेंट चेंज हो रहा है 150%, और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है सिर्फ 25%। सही है। तो फ्रेंड्स, वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंस लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज एंड ऑल्सो डू सम एग्जाम्पल्स। अब थोड़े से हम ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।